हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? कृष्णाज एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। पादप शारीरिकी के इस श्रृंखला में हम आज शुरू करते हैं तने की आंतरिक संरचना। पिछली क्लास में हमने जड़ की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन कर लिया था। तो अब आगे देखते हैं कि तने की आंतरिक संरचना क्या है। जड़ों में हमने ये देखा था कि चाहे एक बीजपत्री जड़ हो या द्विबीजपत्री जड़ हो, दोनों के अंदर लगभग समान संरचनाएं थीं। अंतर कहाँ था? स्टीलर रीजन में था। मतलब पित्त के अंदर था, संवहन मंडल के नंबर, संवहन मंडल का आकार, ठीक है, या जो कंजक्टिव टिश्यू है उसका नेचर क्या है, इसमें डिफरेंस था। यहां पर हम देखेंगे तने में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तने की संरचना में बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना या एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट स्टेम। अगर हम देखें तो यहां पर भी रूट के समान विभिन्न स्तर हमें दिखाई देंगे। सबसे बाह्य स्तर यहां पर होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कैसी है? एक परत की बनी होती है, यानी कि सिंगल लेयर्ड होती है। इसमें कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? ढोलक के आकार का होता है। प्रकृति कैसी होती है ऊतक की? मृदूतक होती है। तो लिखा है ढोलक के आकार की मृदूतक कोशिकाओं की बनी हुई होती है बाह्य त्वचा। इसमें उपचर्म यानी कि क्यूटिकल पाया जाता है, उपस्थित है। और अगर स्टेम यंग है, तरुण है, या हर्बेशियस है, शाकीय है, तो उस तने पर रंध्र भी पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे पौधे जो झाड़ी के रूप में प्रेजेंट हैं या जो वृक्षों के रूप में प्रेजेंट हैं और इनमें जब द्वितीयक वृद्धि आरंभ हो जाती है तो यहाँ पर फिर रंध्र और जो है वो क्यूटिकल वगैरह डिस्टर्ब हो जाते हैं। खासतौर से रंध्र की जगह पर आ जाएंगे फिर लेंटिसेल्स, जिसको आप वात रंध्र कहते हो। फिर ये देखा गया कि इनमें रोम उपस्थित भी हो सकते हैं या अनुपस्थित भी हो सकते हैं। रोम का मतलब जिसको हमने नाम दिया था ट्राइकोम्स, जिसको हम कह सकते हैं तने पर अगर रोम प्रेजेंट हैं तो वो हेयरी कहलाता है या रोम युक्त कहलाता है, और अगर नहीं है तो उसको चिकना या ग्लैब्रस टर्म यूज करते हैं। तो ये इसका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हुआ, उसकी ये विशेषताएं हैं। अब द्विबीजपत्री पौधों में एपिडर्मिस के ठीक नीचे एक या दो स्तर की परत पाई जाती है, जिसको हम नाम देते हैं अधस्त्वचा या हाइपोडर्मिस। ये दो या दो से अधिक परतों की बनी होती है। और ऊतक कौन सा होता है? स्थूल कोण ऊतक। याद कीजिए, जब हमने स्थूल कोण ऊतक पढ़ा था तो कहा था कि डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस या अधस्त्वचा स्थूल कोणीय ऊतक की बनी होती है, कॉलन काइमेटस होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दूसरा अगर देखें, सामान्य बलकुट, ये तीसरा लेयर आता है। हाइपोडर्मिस के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? जनरल कॉर्टेक्स या सामान्य बलकुट प्रेजेंट होगा। ये बहुस्तरीय होता है, कई लेयर हो सकते हैं, लेकिन मृदूतक का बना होता है, यानी कि मृदूतकीय है। बलकुट के ठीक नीचे अंतस्त्वचा उपस्थित होती है, या जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंडोडर्मिस। ये भी किसकी बनी है? मृदूतक की बनी है, एक परत का बना होता है। अब देखिए यहां पर अंतर आता है। जड़ में जब आपने पढ़ा था अंतस्त्वचा या एंडोडर्मिस के बारे में, तो हमने आपको बताया था इसमें कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन यहां पर कैस्पेरियन पट्टिकाएं नहीं होती। और जब हमने ऊतक के बारे में पढ़ा था तो आपको बताया था कि डाइकॉट स्टेम की जो एंडोडर्मिस या अंतस्त्वचा होती है उसकी कोशिकाओं में स्टार्च की अधिक मात्रा होती है, और इसीलिए इस लेयर को स्टार्च आच्छद या स्टार्च शीध भी कहा जाता है। स्टार्च आच्छद कहेंगे या स्टार्च शीध भी कहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। अगली जो लेयर आती है उसका नाम है परिरंभ या पेरीसाइकिल। ये एक परत का भी बना हो सकता है या कुछ पौधों में बहुपर्तीय होता है। मृदूतक का बना है, लेकिन कुछ पौधों के अंदर ये कॉलन कायमा यानी कि स्थूल कोण ऊतक का बना होता है। अधिकतर पौधों में सतत यानी कि कंटिन्यूअस लेयर के रूप में पाया जाता है, लेकिन कुछ में ये छोटे छोटे समूह के रूप में पाया जाता है। अगर आप संवहन मंडल की बात करेंगे तो यहां पर संवहन मंडल कैसे होते हैं? संयुक्त हैं, समद्विपार्श्वी हैं, खुले प्रकार के होते हैं। क्या मतलब है इसका? कि अगर आप यहां देखोगे तो इसके अंदर जैसे ये हमारे पास प्रेजेंट है, सॉरी, ये हमारे पास एक वेस्कुलर बंडल है,
इसमें आपको बताया था जाइलम फ्लोएम साथ साथ प्रेजेंट होंगे, अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, और बीच में क्या है, ये एधा या कैम्बियम प्रेजेंट है। तो जिसमें एधा प्रेजेंट होती है या कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ऐसी कंडीशन में इसको कहते हैं खुले प्रकार के। साथ साथ हैं संयुक्त कहेंगे, एक दूसरे के पार्श्व सतह में प्रेजेंट हैं तो इसको समपार्श्वीय कहेंगे। ये हमने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। फिर ये एक वलय के रूप में, एक रिंग के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे तो भी पता चलेगा, या यहां पर हम एक अपना डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये परिरंभ है, ठीक है, तो इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे वो इस तरीके से घेरे के रूप में व्यवस्थित होंगे, जबकि अभी आप पढ़ोगे एक बीजपत्री पौधों में ये बिखरे हुए होते हैं। और जैसे हमने पढ़ा था वेस्कुलर बंडल, तो आपसे कहा था कि तने के अंदर जाइलम जो है वो एंडार्च होता है, रूट के अंदर कैसा होता है, एक्सार्च होता है। मतलब यहां पर जो प्रोटोजाइलम होगा वो केंद्र की तरफ होगा और जो मेटाजाइलम होगा वो परिधि की तरफ होगा। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो आता है वो है मज्जा या पित्त या मेडुला। यहां पर ये पूर्ण विकसित होता है, मृदुतक का बना है और केंद्रीय और परिधीय मज्जा में विभक्त रहता है, जो कि मज्जा किरणों के द्वारा यानी कि मज्जा रश्मि के द्वारा आपस में जुड़ा रहता है। जैसे यहां देखें, ये जो बीच में प्रेजेंट है ये है केंद्रीय पित्त, ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, केंद्रीय पित्त, केंद्र में प्रेजेंट है। और ये जो प्रेजेंट है बाहर की तरफ, जो परिरंभ है उसके नीचे, इसको कहते हैं परिधीय, ये परिधीय पित्त के रूप में है। तो ये वाला पोर्शन इस वाले सेंट्रल पोर्शन से जुड़ा हुआ है इससे। तो ये जो प्रेजेंट हैं इन्हीं को हम नाम देते हैं मेडुलरी रेज, या इसको हिंदी में कहते हैं मज्जा किरणें, इनके द्वारा ये जुड़ा रहता है। तो आप देखो घेरे में व्यवस्थित हैं, पित्त पूरी तरीके से विकसित है और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, मज्जा किरणें या मज्जा रश्मि प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ? अब इसकी आंतरिक संरचना देखें, ये तो हमने आपको समझा दिया। अब रिपीट कर लेते हैं डायग्राम से। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के डायग्राम ही लिए गए हैं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में स्पेशली या आपके स्कूल एग्जाम में एनसीईआरटी के डायरेक्ट डायग्राम पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर दो तरीके की संरचना दे रखी है, एक है आरेखीय संरचना और दूसरी है कोशिकीय संरचना। तो दोनों में स्ट्रक्चर तो एक जैसा ही है, लेकिन अंतर क्या है, यहां पर ये कोशिकीय संरचना बताई गई है, किस प्रकार का टिश्यू यहां पर प्रेजेंट है, जबकि बाह्यरेखीय में सिर्फ परतों के बारे में बताया गया है। आप देखें यहां पर ये बाह्य त्वचीय परत है, ठीक है, और ये बाह्य त्वचा है। ये बाह्य त्वचीय यहां पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं रोम प्रेजेंट है। ओके, जो हमने आपसे कहा था कि द्विबीजपत्री तनु में उपस्थित भी हो सकते हैं, अनुपस्थित भी हो सकते हैं, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं इसका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम या बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, फिर पैरेन्काइमा यानी कि कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, उसके बाद स्टार्च आच्छाद यानी कि एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, उसके बाद देखें मज्जा किरणें प्रेजेंट है, मेडुला पित्त प्रेजेंट है। जितना भी लाल रंग से हमने किया है ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसके भरण ऊतक के पार्ट होते हैं। यानी कि द्विबीजपत्री तनों में भरण ऊतक विभाजित रहता है हाइपोडर्मिस में, पैरेन्काइमा में, स्टार्च आच्छाद में, मज्जा किरणों में और मेडुला या पित्त में। यहां एक चीज में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमारे स्तर पर तो हम इसी तरीके से बताते हैं, लेकिन कुछ जो एनाटॉमिस्ट हैं वो हाइपोडर्मिस को एक अलग लेयर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, लेकिन यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है, आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। फिर ये क्या बचा, सम्मान मंडल बचा, ठीक है, इसके ऊपर ये कैप प्रेजेंट है सम्मान मंडल की। तो आप देखो सम्मान मंडल क्या है, ये एक रिंग में व्यवस्थित हैं, ऊपर भी मैंने आपको बताया ये रिंग के रूप में व्यवस्थित हैं, और इनके बीच बीच का जो टिश्यू है जो अभी आपने देखा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मज्जा किरणें देते हैं, ये वाला जो रीजन है ये मज्जा किरणों का है। सेम कोश की संरचना में दे रखा है कि बाह्य त्वचा आपको बताया था एपिडर्मिस की बनी होती है, इसके ऊपर रोम प्रेजेंट है, फिर हाइपोडर्मिस है जो कोलेनकामा की बनी है, फिर ये क्या है, ये कॉर्टेक्स या बलकुट है जो पेरेन्कामा का बना है, उसके बाद क्या है, ये स्टार्च आच्छाद है, फिर ये स्क्लेरेन्काइमस पैच है किसके, पेरीसाइकिल की फॉर्म में, ठीक, फिर ये क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, बीच में ये क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, और सेंटर में क्या आ गया, पित्त आ गया।
तो ये द्विबीजपत्री तने की अनुप्रस्थ काट का संरचना है। अब हमारा आता है इसका सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट क्या है? एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना, यानी कि एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ये बहुत सिंपल है, यहां पर द्विबीजपत्री की तरह जटिलताएं नहीं होती, क्योंकि यहां पर बढ़ ऊतक जो है वो विभाजित नहीं रहता। अब देखें यहां पर क्या क्या है। सबसे पहले वही बाह्य त्वचा है, मृदु ऊतक की बनी होती है, एक ही परत का बना होता है, लेकिन इस पर मोटा उपचर्म है, क्यूटिकल की थिकनेस ज्यादा होती है, मोटाई ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? द्विबीजपत्री तनों पर उपस्थित उपचर्म के संदर्भ में थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। रोम इसमें नहीं पाए जाते, ट्राइकोम इसके अंदर अनुपस्थित है, ये इसकी खासियत है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पर भी हाइपोडर्मिस है, कुछ परतों का बना होता है, और कुछ परतों में ऊतक कौन सा है? दृढ़ ऊतक होता है। फिर आता है भरण ऊतक, ग्राउंड टिश्यू, ये मृदु ऊतक के बना है। और आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि द्विबीजपत्री तनों के समान ये विभिन्न स्तरों में विभाजित नहीं रहता, मतलब जैसे बल्कुट था, या एंडोडर्मिस थी, या पेरीसाइकिल था यानी कि परिरंभ था, या पित्त था, इसमें विभाजित नहीं रहता, ये इसकी खासियत होती है। संबंध मंडल की बात करें तो लगभग सेम चीजें हैं, संयुक्त होता है, समद्विपार्श्व है, और बंद प्रकार के हैं, मतलब इसमें कैम्बियम या एधा अनुपस्थित होता है। सभी तनों में जाइलम हमेशा एंडार्च होता है। फिर देखो यहां पर जो मैंने आपको बताया था उसके बारे में लिखा है कि संवहन मंडल भरण ऊतक में बिखरे हुए रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं, ये रिंग में व्यवस्थित नहीं रहते। दूसरा, जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें सारे वेस्कुलर मंडल लगभग सेम साइज के होते हैं, ओके। और यहां पर कैसे हैं? ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं। क्या खासियत है इसकी? जो केंद्र की तरफ प्रेजेंट होंगे वो संवहन मंडल आकार में बड़े होंगे, लेकिन परिधि की तरफ जाते जाते इनका आकार छोटा होता जाता है, ये इसकी खासियत है। संवहन मंडल की खासियत है द्विबीजपत्री तनों के कंपैरिजन में या उसके तुलना में। यहां भी देखें डायग्राम, ये भी वही एनसीईआरटी से लिए गए डायग्राम है। तो एक बीजपत्री तने का अनुप्रस्थ काट का आप आरेखीय संरचना देखोगे तो ये क्या हो गया? बाह्य त्वचा हो गया, ये क्या हो गया? हाइपोडर्मिस हो गया, ये क्या हो गया? भरण ऊतक हो गया। आप देख रहे हो भरण ऊतक में कोई स्तर नहीं पाए जाते। फिर ये क्या प्रेजेंट है? संवहन बंडल प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर आप देखोगे कि जो कोशिकीय संरचना है उसमें सबसे बाहर की तरफ बाह्य त्वचा, फिर क्या प्रेजेंट है? हाइपोडर्मिस, जो आपको बताया किसकी बनी होगी? स्क्लेरन कायमा की बनी होती है, दृढ़ ऊतक की बनी होती है। फिर यहां पर ये संवहन मंडल प्रेजेंट है, और साथ में ये क्या है? भरण ऊतक प्रेजेंट है। तो एक सबसे बड़ा जो अंतर आपको याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अभी नीचे भी आएगा, तो उसी के हिसाब से हम डिस्कस करें। तो नीचे हमने एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना में हमें क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं, जो प्रमुख अंतर हैं उनको हमने यहां पर लिया है। सबसे पहला जो अंतर है वो आप देख रहे हो, वो है उपचर्म यानी कि क्यूटिकल। उपस्थित दोनों में होता है, लेकिन एक बीजपत्री में मोटा और द्विबीजपत्री तनों में ये पतला होता है। क्लियर? ऐसे ही आप देखो, बाह्य त्वचा दोनों में उपस्थित है, लेकिन इसमें कोशिकाओं का आकार छोटा होता है, छोटी कोशिकाओं के बने होते हैं, जबकि यहां पर कैसा होता है? ये बड़ी कोशिकाओं का बना होता है। कंपैरेटिवली ये कोशिकाएं लार्ज होती हैं। फिर देखें, रोम आपको होता है एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाए जाते, अनुपस्थित हैं। ठीक है, कैसे हैं? ये अनुपस्थित हैं, ये ध्यान रखेंगे। और यहां पर अगर आप देखो तो ये उपस्थित भी हो सकते हैं या अनुपस्थित भी हो सकते हैं। जो अधस्थ त्वचा है यानी कि हाइपोडर्मिस है, यहां ये किसकी बनी है? दृढ़ ऊतक की बनी होती है। यहां आपको बताया स्थूल कोण ऊतक यानी कि कॉलिनगामा की बनी होती है। यहां बल्कुट उपस्थित है, यहां बल्कुट उपस्थित है और मृदुती की है, और यहां पर कैसा है? अनुपस्थित है। अंतस्थ त्वचा भी नहीं होती, परिरंभ भी नहीं होता, और मज्जा भी नहीं होती। किसके अंदर? मोनोकॉट के अंदर, क्योंकि भ्रूण ऊतक में इस प्रकार का कोई भी विभेदीकरण नहीं होता। फिर आपको बताया था अंतस्थ त्वचा जो डाइकॉट में प्रेजेंट है, उपस्थित है, और इसको नाम दिया था स्टार्च आच्छादित। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाओं के अंदर स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। ऐसे ही परिरंभ उपस्थित होता है, आपको बताया था पैचेस की फॉर्म में हो सकता है, कंटिन्यूअस लेयर की फॉर्म में हो सकता है, वो वेरिएशन हो सकते हैं, लेकिन उपस्थित होता है। मज्जा उपस्थित है, जो आपको बताया केंद्रीय और परिधीय में विभाजित रहती है,
और ये दोनों पार्ट जो हैं वो मज्जा किरणों के द्वारा या मज्जा रश्मि के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अब जो सबसे ज्यादा डिफरेंस या वेरिएशन प्रेजेंट है वो यहां पर प्रेजेंट है, किसमें? सम्मान मंडल में। देखें, सम्मान मंडल यहां पर कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, रिंग में व्यवस्थित नहीं है, वलय नहीं बनाते, पॉलीमॉर्फिक हैं, जिसमें आपको बताया था कि परिधि की तरफ छोटे और केंद्र की तरफ बड़े हैं। प्रकार में देखें तो आपको बताया था संयुक्त होते हैं, समपार्श्वीय होते हैं और बंद प्रकार के हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऐधा नहीं होता। जाइलम बताया यहां पर एंडार्च होता है, इसमें बंडल आच्छद भी पाया जाता है। वैस्कुलर बंडल या सम्मान बंडल के चारों तरफ एक आवरण भी होता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये याद रखना, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम मृदुतक अनुपस्थित होता है मोनोकॉट के केस में। ओके, ये अनुपस्थित है। और जाइलम में जो वाहिकाएं होती हैं वो वाई के आकार की या वी के आकार की होती हैं। क्या मतलब है, देखें जरा। ठीक है, इसमें इस तरीके की कंडीशन होती है, ये डायग्राम में देखें, अगर यहां देखें ध्यान से कोशिकीय वाली संरचना में, एक वैसे ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये कैसा है? वी शेप स्ट्रक्चर बना रही है। या हम इसको इस तरीके से वाई शेप में भी जो है वो शो कर सकते हैं। कहीं पर भी आप देख लीजिए, या तो वी बनेगा या क्या बनना है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये इसकी खासियत होती है। दूसरा क्या होता है, इनके साथ में, ठीक है, आप देखोगे आपके बुक में भी बना होता है, जो आप देखते हो पढ़ते हो कहीं पर भी, इनके जाइलम के साथ जुड़ी हुई जल गुहिकाएं या वाटर कैविटी प्रेजेंट होती हैं, जो डाइकॉट में अनुपस्थित हैं। अब यहां देखें द्विबीजपत्री पौधों में, इनमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो वेज के समान यानी कि कील के समान होते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि ये मेटाजाइलम है, ये फिर प्रोटोजाइलम है, ये इस तरीके से रेंज है। यहां पर वी या वाई शेप नहीं होता, तो कील के समान या वेज शेप्ड होते हैं। कैसे हैं? संयुक्त हैं, समपार्श्वीय हैं, लेकिन खुले हैं। खुले का मतलब इसमें कैम्बियम या ऐधा उपस्थित होता है। जाइलम दोनों में ही एंडार्च होता है। यहां बंडल शीथ यानी कि बंडल आच्छद अनुपस्थित होता है, फ्लोएम मृदुतक उपस्थित होता है, और जाइलम वाहिका कैसी हैं? रेडियल होती हैं, रेडियली अरेंज है। ये रेडियली अरेंजमेंट है इस तरीके से। ठीक है, कील का मतलब क्या है? कील का समान, और जाइलम वाहिका अरिये, अरिये का मतलब रेडियल ये है। और कील के समान में ऊपर मेटाजाइलम है तो ये बड़ा दिखाई देगा, और नीचे जैसे कील का पार्ट पतला होता है, ये पतला दिखाई देगा, तो ये वेज शेप हो जाता है। तो इसके अंदर प्रमुख अंतर हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये हुआ एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना। जनरली आप जो फोकस करें, डायग्राम पर फोकस करें, वहां से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। जो टेक्स्ट मैंने बताया वो तो एक उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो इसको स्कूल में लिखना पड़ता है। जैसे स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक बीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट का वर्णन कीजिए, तो आपको वहां टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा और साथ में डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं पूछा गया तो भी आप डायग्राम बनाएं, लेकिन अगर केवल डायग्राम बनाने के लिए कहा गया तो डायग्राम बनाएंगे, उसमें भी ध्यान रखेंगे। रेखीय चित्र यानी कि आरेखा निरूपण जो है वो अलग है, और जो कोशिकीय संरचना है वो अलग है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसके ऊपर है। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें अंतर पर विशेष ध्यान दीजिए, डायग्राम की जो लेवलिंग है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि नीट और इन सब में ये डायरेक्ट क्वेश्चन डायग्राम बनाया जाता है एनसीईआरटी से और लेवल करके पूछा जाता है। एबीसीडी कर देंगे, फिर कहेंगे कि ए की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या आएगा, या इनको सुमेलित कीजिए। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर मैं कहना चाहूंगा कि जो इस क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं या इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट और सजेशन है कि पहले आप ऊतक के बारे में पूरा पढ़ लीजिए, ऊतक तंत्र के बारे में डिटेल से पढ़िए। उसके बाद अगर आप एनाटॉमी पर आते हो तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, आपको इनको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट केवल दो ही चीजें दे रखी हैं, और वो भी थोड़ा शॉर्ट में दे रखी हैं, ऊतक तंत्र और जो विभिन्न पार्ट हैं इनकी एनाटॉमी। तो इतना ही रखते हैं, और आप सबसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि आप पुराने सारे के सारे वीडियो का अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अब तक नहीं किया वो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।